बैक बॉन्डिंग कर सकता है? मैं कहूंगा यस कर सकता है, लेकिन क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, आयोडीन फिफ्थ पीरियड का है, नन ऑफ देम बिलोंग टू सेकंड पीरियड, तो जो पाई बॉन्ड होगा उसमें कहीं भी किसी ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर 2 नहीं है, यानी कि ये बैक बॉन्डिंग 2p पाई या फिर 2p पाई 3d पाई तो है नहीं, तो इस बैक बॉन्डिंग को हम कहीं काउंट नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कभी भी सोचनी हो तो कम से कम दो में से कोई एक एटम सेकंड पीरियड का तो हो, और ना क्लोरीन सेकंड पीरियड का है ना आयोडीन सेकंड पीरियड का है, तो बैक बॉन्डिंग इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। तो यहां हम कहीं बैक बॉन्डिंग नहीं देख रहे। लेकिन जब ICl3 का डाइमर देखा जाता है, इन इट्स डाइमर ये देखा जाता है कि आयोडीन के अराउंड ये जो 3 क्लोरीन है, और इसके ऊपर यहाँ पे 2 लोन पेयर आयोडीन के, अगर मैं यहाँ पे इसके डाइमर में देखूं तो ये क्लोरीन अपने लोन पेयर को आयोडीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भेज रहा है। क्लोरीन ऑफ वन मॉलिक्यूल shares its lone pair via coordinate bond with iodine of neighboring molecule। तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूं, इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के आयोडीन को दे दूं, और यहां पर भी इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के आयोडीन को दे दूं, तो दिस स्ट्रक्चर will appear to you like this। हर क्लोरीन पे 3 लोन पेयर, पर जो क्लोरीन ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिजिंग बॉन्ड, जो क्लोरीन 2 आयोडीन के बीच में एज ए ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, इसके ऊपर 2 लोन पेयर विद पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज। आयोडीन पे 2 लोन पेयर ऑलरेडी है, तो यहां फॉर्मल चार्ज -1, क्लोरीन पे पॉजिटिव, आयोडीन पे नेगेटिव। तो अब इस ब्रिज बॉन्ड में, ये पूरा बॉन्ड विच इज ब्रिज बॉन्ड, इस ब्रिज बॉन्ड में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और वो 4 इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स की शेयरिंग में हो रही, मतलब उस 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग 3 एटम्स के बीच में हुई है। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 3 आयोडीन के बीच में हो रही है, सो दिस बॉन्ड इज 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर कोई हमसे ये पूछे कि ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना, तो अब इसमें आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? यहां आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? व्हाट विल बी द आंसर? अगर सवाल में आ गया व्हाट इज ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन इन I2Cl6, तो यहां पे आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन अब क्या कहलाएगी? 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड, फिफ्थ बॉन्ड, सिक्स्थ बॉन्ड, सो देयर इज स्टेरिक नंबर 6 अराउंड आयोडीन, और स्टेरिक नंबर 6 होने के कारण अब आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आयोडीन पर ज्योमेट्री कौन सी है? 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, व्हाट विल बी द ज्योमेट्री अराउंड ईच आयोडीन, इफ यू कैन टेल मी। क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डाइमर बनते वक्त आयोडीन की कौन सी ज्योमेट्री दिख रही है? हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2, क्योंकि स्टेरिक नंबर 6, पर जब स्टेरिक नंबर 6 होता है तो हम ये देखते हैं कि जब भी स्टेरिक नंबर 6 होगा, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, इस टाइप की ज्योमेट्री को हम क्या नाम देते थे? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री
वी कॉल इट एज स्क्वायर पिरामिडल, दैट्स ओके। पर अगर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की मैं बात करूं, लोन पेयर को काउंट ना करते हुए, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का नाम क्या था? जब सेंटर के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आते हैं, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। तो ज्योमेट्री ऑफ ईच आयोडीन इज स्क्वायर प्लेनर, इट्स नॉट टेट्राहेड्रल, इट्स स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अराउंड ईच आयोडीन। सो अगर कोई मुझसे ये पूछे यहां पर आयोडीन की ज्योमेट्री क्या थी, टी शेप, और यहां जो ज्योमेट्री आयोडीन की है दैट इज स्क्वायर प्लेनर, और आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। तो आपसे जब भी कभी क्वेश्चन में आया कि I2Cl6 में कौन सा बॉन्ड है, तो आप बोलोगे एक तो ब्रिज बॉन्ड है। दूसरा पॉइंट, आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, आयोडीन के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। सो ज्योमेट्री which is molecular geometry of iodine in I2Cl6 is square planar। हर्ष, एक ही डाउट को 10 बार पूछने से ही नहीं होगा, मैंने आंसर कर ही देने, रादर देन ये नोट किया कर जो मैं बोल रहा हूं। सो जस्ट हैव टेंडेंसी टू बी, जस्ट बी पेशेंट। सो आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री ऑफ आयोडीन स्क्वायर प्लेनर, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड, 3 एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। सो पहली बात तो जितना मैंने अभी तक आपको बताया, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो ये पूछा जाता है कि I2Cl6 में आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, I2Cl6 में आयोडीन की ज्योमेट्री बताओ, और इसको कंपेयर करो इसके मोनोमर से। नाउ ऑब्वियसली हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसने डाइमर क्यों बनाया, डाइमर बनाने में फायदा क्या हुआ। अब वो चाहे शिवम हो या हर्ष शुक्ला हो, कोई भी हो, हर एक के दिमाग में ये चीज आती कि डाइमर क्यों बनाया। बट आई विल नॉट आंसर जब तक मुझे मेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता ना दूं, चाहे आप 20 बार टैप करो। क्योंकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पहले उसको अच्छे से नोट करना है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज ज्योमेट्री, हाउ मेनी ब्रिज बॉन्ड, आई विल से दिस इज वन ब्रिज बॉन्ड, दिस इज सेकंड ब्रिज बॉन्ड। इस बॉन्ड में इस बॉन्ड में इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में 2 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के बीच में शेयर हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के बीच में शेयर हुआ है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1, क्योंकि इट्स लाइक सिंगल बॉन्ड, इट्स लाइक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। पर इस बॉन्ड को बनाते वक्त, इस बॉन्ड को बनाते वक्त 3 एटम्स के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है? कैन यू टेल मी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन? अगर कोई हमसे ये पूछे यहां क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, आप कहोगे sp3। तो अगर कोई मुझे कहे कि ये बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड किस किस की ओवरलैपिंग से बना है, आप कहोगे sp3d of iodine with sp3 of chlorine with sp3d of iodine। 3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बने जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 1 लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर। क्लोरीन पे स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, स्टेरिक नंबर 4, तो क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 sp3, और आयोडीन के लिए स्टेरिक नंबर 1 2 3 4 और 2 लोन पेयर 6, तो sp3d2 of iodine प्लस sp3 of chlorine। अगेन जो मैंने पिछली क्लास में आपसे बात करी थी, यहां का एंगल θ1 और यहां का एंगल θ2, दिस टर्मिनल क्लोरीन और ये ब्रिज क्लोरीन में ये जो θ1 है ये छोटा एंगल है। तो अपनी पिछली क्लास में ये बात देखो, जब हमने कहा था कि यहां पर एंगल छोटा है और यहां एंगल बड़ा है, तो अगर हमें कंपेयर करना हो इस बॉन्ड लेंथ को और इस बॉन्ड लेंथ को, जहां का एंगल छोटा होगा वहां की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, जहां बॉन्ड एंगल छोटा वहां बॉन्ड लेंथ बड़ी। अब इसको हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू।
सबसे पहले तो जो पॉइंट हमने पिछली क्लासेस में, अपनी प्रीवियस क्लासेस में सुनते आए हैं, more is S character in the bond dash will be bond length. Tell me, more or less. More is the S character in the bond dash will be bond length. S character बढ़ने से किसी bond में bond length घटती है. Now second point, हमने जब ड्रैगोस रूल देखा था तब हमने cos थीटा s अपॉन s माइनस वाले की इक्वेशन देखा था, और तब हमने बात की थी कि भाई थीटा एंगल जितना ज्यादा होगा s कैरेक्टर इन द बॉन्ड पेयर उतना ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ये कह दे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बॉन्ड पेयर में 50% s कैरेक्टर है, लेकिन जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तब ज्योमेट्री लीनियर होती है और ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आता है, क्योंकि यहाँ cos थीटा में cos 180 पुट करोगे तो s की वैल्यू हाफ आएगी. हाफ वैल्यू s का मतलब 50% s कैरेक्टर, और अगर ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो 33.3% s कैरेक्टर होता है. और वो तब आता है जब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 120 है. इसी तरीके से जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो 25% s कैरेक्टर in the bond pairs, that is because theta corresponds to 109.5 डिग्री. तो आप ये देख सकते हो जैसे जैसे एंगल छोटा हो रहा है, एंगल छोटा होता है, s कैरेक्टर घटता जा रहा है, और जैसे जैसे s कैरेक्टर घटेगा बॉन्ड लेंथ, s कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ घटेगी. मोर इज द s कैरेक्टर, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ. अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर मैं इस थीटा 1 की बात करूं तो ये थीटा छोटा है और ये थीटा बड़ा है, तो आयोडीन का s कैरेक्टर इस बॉन्ड पेयर में ज्यादा होगा या इस बॉन्ड पेयर में ज्यादा होगा. ये थीटा 1 छोटा है, और ये देखो थीटा छोटा करने से क्या हो रहा है, थीटा को छोटा करने से s कैरेक्टर कम होता जा रहा है. तो अगर ये वाले बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल छोटा है और ये वाले बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल बड़ा है, तो मुझे आप ये बताओ इस लेंथ को, ब्रिज लेंथ को कंपेयर करना टर्मिनल लेंथ से, तो आप बताइए इस लेंथ, इस बॉन्ड लेंथ की वैल्यू अगर x एंगस्ट्रॉम है तो इस बॉन्ड लेंथ की वैल्यू अगर y एंगस्ट्रॉम है तो x मोर देन y होगा या x लेस देन y. What will be the reason, what will be the आंसर? ये एंगल छोटा है और जहां का एंगल छोटा होता जा रहा है वहां s कैरेक्टर घटता जा रहा है, और जहां s कैरेक्टर घटेगा वहां बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. सो ब्रिज बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन टर्मिनल बॉन्ड लेंथ. तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि इस ब्रिज बॉन्ड लेंथ की वैल्यू और इस टर्मिनल बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कंपेयर करो, तो ब्रिज बॉन्ड इज longer than टर्मिनल बॉन्ड. सबसे पहले तो ये, अगर कोई हमसे ये पूछे कि ये वाला एंगल छोटा क्यों है, तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन इस क्लोरीन के साथ है, उसका कनेक्शन इसके साथ है. हालांकि कोई एंगल पे जाके नहीं आपसे पूछने वाला, इनफैक्ट कोई आपको यहाँ की बॉन्ड लेंथ भी नहीं पूछेगा, ये मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर की.
अगर आपको इतना भी ध्यान में रह गया ना, ब्रिज बॉन्ड लॉन्ग होता है, बस बात खत्म। कोई आपसे नहीं पूछने वाला व्हाई, क्यों, कैसे। बट अगर आपको कोई सिंपल कह दे कि व्हाई ब्रिज बॉन्ड इज लॉन्गर देन टर्मिनल बॉन्ड, तो आप एस करेक्टर के बेसिस पे बोलोगे कि यहाँ का एंगल छोटा है एज कंपेयर टू ये एंगल, तो आयोडीन का एस करेक्टर इस बॉन्ड में कम है, इस बॉन्ड में ज्यादा है, बस। पर नाउ माय क्वेश्चन इज, जो आपसे पूछा जाता है, हमने पिछली क्लास में सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन, सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन की बातें की थी, तो क्या आप यहां देख के बता सकते हो हाउ मेनी एटम्स are present in the same plane, how many maximum number of atoms can be present in the same plane? मैं आपको याद करवा दूं, हमने पिछली क्लास में कुछ ऐसा दिखा था। तो यहां हमने कुछ बातें की थी, हाउ मेनी एटम्स कैन बी प्रेजेंट मैक्सिमम इन द सेम प्लेन। वही क्वेश्चन मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कैन बी प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। और अभी तक मेरे पास हर बच्चे का आंसर गलत आया है, किसी का भी मेरे पास आंसर सही नहीं आया, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं 6, कुछ बोल रहे हैं 4। तो अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, हाउ मेनी मैक्सिमम एटम कैन बी इन द सेम प्लेन, आंसर इज 6। आंसर इज हेयर 6। क्यों 6? क्योंकि हमने ऐसा किया था, ये अगर वर्टिकल प्लेन में है तो फिर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, और ये वर्टिकल प्लेन में। क्योंकि इस एल्यूमिनियम के अराउंड ज्योमेट्री कौन सी थी? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में दो बॉन्ड अलग प्लेन में होंगे, दो बॉन्ड डिफरेंट प्लेन में होंगे। जो मैं एग्जांपल दो टेट्राहेड्रल को पकड़ के बता रहा था कि भाई ये अगर वर्टिकल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन में, पर यो वो थ्योरी सिर्फ तभी तक वैलिड है अगर सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो। लेकिन आप अभी ये बता चुके हैं कि ये आयोडीन स्क्वायर प्लेनर है, आयोडीन स्क्वायर प्लेनर है। जब ये प्लेनर है इसके अराउंड ज्योमेट्री, इसका मतलब ऑल एटम्स आर इन द सेम प्लेन, ऑल एटम्स आर इन द सेम प्लेन। सो इसलिए सबका आंसर गलत आ रहा था। अब मेरी बात सुनने के बाद कुछ लोग जो 888 कर रहे हैं, मैं उनको कोई क्रेडिट नहीं दूंगा। But yes, correct answer is here. All atoms are in the same plane. 8 atoms are in the same plane. Reason is it is not sp3 hybridized. It is sp3d2. It is square planar geometry. It has square planar geometry. और जब इसके भी ज्योमेट्री प्लेनर, इसकी भी ज्योमेट्री प्लेनर, दे ऑल आर इन द सेम प्लेन। यानी कि अगर मुझे इसकी ज्योमेट्री आपको दिखानी हो, this is like this. आयोडीन के अराउंड एक स्क्वायर प्लेनर टेबल बना लो, और दो टेबल को हमने ज्वाइन कर दिया। Like this chlorine are bridging, और अब एक लोन पर इस टेबल के ऊपर है और इस लोन पर टेबल के नीचे। वन लोन पेयर इज लाइंग अबव द टेबल, वन लोन पेयर इज लाइंग बिलो द टेबल, और दो टेबल ऐसे ज्वाइन है। एंड ऑल आर इन द सेम प्लेन, ऑल आर इन द सेम प्लेन, because every iodine has geometry square planar. ये जो हम कह रहे थे सेम प्लेन, ये डिफरेंट प्लेन और ये सेम प्लेन, वो फंडे तभी लगते हैं जब सेंट्रल एटम की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो और उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तभी दो बॉन्ड, एक बॉन्ड बोर्ड के प्लेन के बाहर और एक बॉन्ड बोर्ड के प्लेन के अंदर होगा, और दो बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में होंगे। बट अब की बार आयोडीन sp3d2 थी, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर थी, तो यहां आप कहोगे ऑल एटम्स आर इन द सेम प्लेन। जितना मैंने अभी तक आपको बताया वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
लेकिन यदि मैंने आपसे ये पूछा यहां डाइमर क्यों बना, यहां डाइमर क्यों बना, यहां तो डाइमर समझ में आया था पिछली क्लास में, आपने ये देखा भी था AlCl3 में आप अच्छे से जानते थे कि एल्यूमिनियम के पास 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये हाइपोवेलेंट है, ये हाइपोवेलेंट है, इसको सच में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, पर क्या मैं इस बैक बॉन्डिंग को करवा सकता था? आंसर इज नहीं। क्यों नहीं करवा सकता था? क्योंकि दोनों थर्ड पीरियड के हैं, तो ये 3p3p बैक बॉन्डिंग होती विच इज नॉट एज मच स्ट्रॉन्ग जब तक कि दोनों में से कोई ना कोई सेकेंड पीरियड का ना मेंबर बन जाए। अगर यही दोनों सेकेंड पीरियड में से कोई एक यहां सेकेंड पीरियड का होता, मैं कहता करवा देते बैक बॉन्डिंग। इसका मतलब एल्यूमिनियम के लिए क्लोरीन किसी काम का नहीं, इसलिए एल्यूमिनियम ने अपने ऑक्टेट को पूरे करने के लिए किसी नेबरिंग मॉलिक्यूल के क्लोरीन की हेल्प ली। इस एल्यूमिनियम ने इस क्लोरीन को आवाज लगाई कि चलो मेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। उससे 2 फायदे हुए थे, एक तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा हुआ था, और दूसरी चीज अगर ये ब्रिज बॉन्ड ना बनता और मैं आपसे ये सवाल पूछता क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए मोनोमर में, मोनोमर मतलब अकेले में, अगर यहां कोई पूछे क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आप क्या जवाब देते बच्चों? एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती? कोई ब्रिज बॉन्ड नहीं है, एक अकेला मॉलिक्यूल है मोनोमर। एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बोलते? sp2। लेकिन क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बोलते? नो हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यदि यही आप यहां ब्रिज बॉन्ड बना लो, क्या अब यहां पे क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन काउंटेबल होगी? क्या यहां क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई शुरू? क्योंकि क्लोरीन भी तो सेंट्रल एटम बन गया 2 एल्यूमिनियम के लिए। इट्स लाइक वी शेप में क्लोरीन सेंट्रल एटम हो गया 2 एल्यूमिनियम के लिए। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि पहले बार सिर्फ एक मॉलिक्यूल में एक एल्यूमिनियम था, अब इस पूरे एक मॉलिक्यूल में 2 एल्यूमिनियम 2 क्लोरीन 4 एटम को हाइब्रिडाइजेशन में जाने का मौका मिला, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो क्लोरीन को एक बहुत बड़ा बेनिफिट था कि जो सराउंडिंग एटम कभी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले पा रहा था, अब वो हिस्सा ले पा रहा है सराउंडिंग एटम हाइब्रिडाइजेशन में भी। और दूसरा एल्यूमिनियम का ऑक्टेट। और अब किसी बच्चे ने पूछा कि यहां पर आप ड्रैगोस रूल लगाएंगे? मैं कहूंगा नहीं, मैं ड्रैगोस रूल क्यों लगाऊंगा? क्योंकि ड्रैगोस रूल तो तभी लगता है जब एल्यूमिनियम पे कोई लोन पेयर होता है। सेंट्रल एटम पे जब तक लोन पेयर नहीं है कोई बात नहीं, कोई हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं। तो अब की बार ये क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता हुआ 2 एल्यूमिनियम के साथ ओवरलैप करते हुए इस डाइमर को जन्म देगा, और जिसमें क्लोरीन को हाइब्रिडाइजेशन करने का मौका भी मिला, और दूसरी चीज एल्यूमिनियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर यहां ICl3 को मैं देखूं, तो क्या मुझे ये बताइए, क्या आयोडीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्या आयोडीन पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? जबकि यहाँ 2 लोन पेयर भी हैं, और आयोडीन पे 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी? मैं कहूंगा हो तो सकती थी, पर क्योंकि दोनों में से कोई भी थर्ड पीरियड का नहीं है, मतलब कोई भी सेकेंड पीरियड का नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग हम कहीं काउंट नहीं करने वाले, राइट? तो यहाँ आयोडीन को बैक बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है, और इनफैक्ट आयोडीन हाइपोवेलेंट भी नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे फिर भी यहाँ पे
हमने ब्रिज बॉन्ड बनाया, इससे क्लोरीन को कोई फायदा दिख रहा है? क्या क्लोरीन को कोई फायदा दिख रहा है? जैसा आपने अभी Al2Cl6 में देखा था, क्या क्लोरीन को कोई फायदा मिला? हाँ मिला है, क्योंकि जो क्लोरीन सराउंडिंग एटम था, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा था, अब वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहा, तो क्लोरीन को तो फायदा हुआ। क्या आयोडीन को कोई फायदा दिख रहा है आपको? क्या आयोडीन को कोई फायदा दिख रहा है किसी तरह का? अगर आपको दिख रहा है आयोडीन को फायदा, तो किस तरह का? अभी तक मेरे पास आंसर आ रहे हैं, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, वो तो हम लास्ट में कुछ भी चेप देते हैं, देखो जी स्टेबिलिटी बढ़ गई, पर मुझे अभी तक एक कन्विंसिंग आंसर नहीं दिख रहा। ये जरूर है कि क्लोरीन का अगर एक बॉन्ड बना है, तो वो बॉन्ड आयोडीन का भी तो बना ही है, और अगर आयोडीन ने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया, तो आयोडीन की भी तो एनर्जी घटेगी ना। इसलिए अगर यहाँ दो में से किसी ने भी बॉन्ड बनाया, उसका फायदा दूसरे को तो होगा। तो ये बात को मैं आधा आंसर मान लूंगा कि क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो आयोडीन को भी उसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि आयोडीन के साथ भी 4 बॉन्ड बन गए, जो कि पहले 3 बॉन्ड थे, तो आयोडीन की एनर्जी रिलीज तो हुई है। परंतु एक बहुत अच्छा फायदा आयोडीन का मिल रहा है, जिसका जवाब मुझे अभी तक किसी ने चैट में ठीक से नहीं दिया। वो जवाब ये है, जब आप यहां पे टी शेप ज्योमेट्री की बात कर रहे थे ICL3 में, तो मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन थे? क्या यहाँ लोन पेयर रिपल्शन था? और अगर था, तो वो लोन पेयर रिपल्शन कितने डिग्री के एंगल के बीच में था? दो लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन था, वो ऑलमोस्ट 120 डिग्री से, वैसे वो 120 से थोड़ा ज्यादा एंगल है, क्योंकि ये रेगुलर ज्योमेट्री परफेक्ट नहीं है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन इज द स्ट्रॉन्गर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जो लोन पेयर के बीच की रिपल्शन है, वो 120 डिग्री के एंगल से थोड़ी ज्यादा एंगल पे हो रही होगी। और क्या ये ज्योमेट्री रेगुलर कहलाएगी? इज दिस ज्योमेट्री रेगुलर? नो। व्हाई नॉट रेगुलर? देयर आर टू रीजंस व्हाई दिस ज्योमेट्री इज नॉट रेगुलर। वन इज ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। और दूसरी चीज, लोन पेयर जब इसे भी रिपेल करेगा, इसे भी रिपेल करेगा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा 90 रहेगा भी नहीं, ये थोड़े से बेंड हो जाएंगे, ये दोनों क्लोरीन थोड़े अंदर की तरफ दब जाएंगे। तो इस ज्योमेट्री में एक तो इरेगुलरिटी है, दूसरा ऑल बॉन्ड लेंथ्स इक्वल नहीं है, और लोन पर रिपल्शन 120 डिग्री से थोड़े ज्यादा एंगल पे है। पर अब इस ज्योमेट्री में बताइए, जब आपने कहा कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो दो लोन पेयर के बीच का एंगल कितना है? आयोडीन के ऊपर जो दो लोन पेयर है, उनके बीच का एंगल 180 डिग्री। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री होने से लोन पेयर रिपल्शन घट गया या बढ़ गया? दो लोन पेयर 120 के आसपास पे एक दूसरे को रिपेल करेंगे या 180 पे ज्यादा रिपेल करेंगे? तो मैं कहूंगा ये बहुत बड़ा फायदा आयोडीन को मिला, इसीलिए आयोडीन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में राजी हो गया। इसलिए जब भी कभी कोई बॉन्ड बनता है, ऐसा बॉन्ड, फायदा दोनों का होता है। इसलिए अगर कोई मुझसे कहे, हर्ष शुक्ला या शिवम, जिन्होंने स्टार्टिंग में शोर मचाना शुरू कर दिया था, वाई क्यों बना, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? आयोडीन की ज्योमेट्री रेगुलर हो गई, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में जब सारी प्लेनर ज्योमेट्री है, जितनी भी प्लेनर ज्योमेट्री है, दे आर रेगुलर ज्योमेट्री, एंड लोन पेयर रिपल्शन हैज बीन रिड्यूस्ड ऑन द आयोडीन। सो आई विल सिंपली से इन सच केसेस फायदा आयोडीन को भी होता है, क्लोरीन को भी होता है। And in the same way, there is another molecule, beryllium chloride solid, but I'm mentioning it solid. अगर मैं आपसे ये पूछूं, what is geometry and hybridization of beryllium in BeCl2, तो मुझे आपके आंसर की इंतजार है।
जल्दी से अपनी कॉपी में ड्रॉ करो लुईस डॉट स्ट्रक्चर और मुझे इसका आंसर दो। Why geometry and hybridization of beryllium? What is geometry and hybridization of beryllium in BeCl2? Yes. So I'm getting the answer linear and sp. And I will say wrong. गलत है। अगर आपने ये जवाब दिया मुझे बेरिलियम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके मैंने 2 क्लोरीन बनाए और आपने बोला सर 1 सिग्मा 2 सिग्मा स्टेरिक नंबर 2 180 डिग्री का एंगल हाइब्रिडाइजेशन sp, क्या आपने ऐसे ही करके मुझे जवाब दिया था? तो मैं कहूंगा यस आपने किया तो ठीक है, लेकिन गलती आपकी नहीं है। गलती ये हो रही है, ये आंसर तभी ठीक है जब तक BeCl2 गैस फॉर्म में है, जब तक ये गैस फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही आप बेरिलियम क्लोराइड को सॉलिड फॉर्म में देखते हो तो उसमें ये काम होना शुरू हो जाता है। एक क्लोरीन इसे कोऑर्डिनेट करेगा, दूसरा क्लोरीन इसे कोऑर्डिनेट करेगा, ये क्लोरीन इसे कोऑर्डिनेट करेगा, ये क्लोरीन इसे कोऑर्डिनेट करेगा, ये क्लोरीन इसे कोऑर्डिनेट करेगा, इस बेरिलियम को कोई और क्लोरीन कोऑर्डिनेट करेगा, इस क्लोरीन ने बेरिलियम को कोऑर्डिनेट किया, किसी का क्लोरीन इस बेरिलियम को कोऑर्डिनेट करेगा और ये चेन बनती जाएगी बनती जाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा बॉन्ड है, इस टोटल बॉन्ड ये बॉन्ड में कितने एटम्स में इन्वॉल्वमेंट हुई है, इस बॉन्ड को बनाने में कितने एटम्स का योगदान है? 3 सेंटर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन? ये लोन पेयर 2 और ये अनदर 2, टोटल 1 2 3 4। सो दिस इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और अब बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 2 3 4 बेरिलियम हाइब्रिडाइजेशन sp3 विद ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। इसका मतलब जो आपने मुझे आंसर दिया था वो गलत नहीं था, जो मैंने बताया वो भी गलत नहीं है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिया था। मैंने आपको ऐसे बोला व्हाट इज ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2, मैंने ये बताया ही नहीं गैस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में। इसलिए बेरिलियम क्लोराइड का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ये मेंशन होगा, क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि ये गैस फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो आंसर दिस, अगर गैस फॉर्म में है तो आंसर जो आपने बताया। तो इट वाज बेसिकली क्वेश्चन पूछने वाले का फॉल्ट है, उसने क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या बेरिलियम क्लोराइड में
बेरिलियम की हाइपोवेलेंट है? बेरिलियम हाइपोवेलेंट है या नहीं है? ऑब्वियसली है, क्योंकि बेरिलियम के 2 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या यहाँ बैक बॉन्ड हो सकती थी क्लोरीन का लोन पर बेरिलियम के पास? अच्छा, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ट्रू फॉल्स बताना। ट्रू फॉल्स में मैं ये पूछ रहा हूं, क्या बेरिलियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? क्या बेरिलियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? और एम्प्टी ऑर्बिटल होने की कंडीशन मैंने साफ साफ क्लियर शब्दों में आपको पुराने लेक्चर्स में बताई है। डज बेरिलियम हैज एम्प्टी ऑर्बिटल? और मेरे पास कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है, कुछ का गलत आ रहा है, और ये देख के बड़ा मन खराब हो रहा है। इसका मतलब सबने रिवाइज नहीं किया, वो लेक्चर, मेरे पुराने लेक्चर देखे नहीं आपने अच्छे से। मैंने साफ साफ कंडीशन बताई है, कब पता लगता किसी एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। क्या बेरिलियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? सवाल ये है। आंसर इज यस, बेरिलियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्योंकि बेरिलियम सेकेंड पीरियड का है, और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट यदि हाइपोवेलेंट होगा, यदि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, तो उसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल गारंटेडली होगा ही होगा। तो बेरिलियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो डेफिनेटली है, और बेरिलियम क्योंकि सेकेंड पीरियड का है, तो इसके पास पी ऑर्बिटल एम्प्टी होगा। तो ये जो बॉन्ड बन सकता था बैक बॉन्ड, तो ये 2p पाई 3p पाई होता। ये बैक बॉन्ड 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्ड होता। और मुझे ये बताओ, अच्छी क्वालिटी के बैक बॉन्ड्स में, अच्छी क्वालिटी के बैक बॉन्ड्स में मैंने इन 3 में से किसका काउंटेबल नहीं होना चाहिए? अच्छी क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग में कौन सी बैक बॉन्डिंग काउंटेबल नहीं होनी चाहिए? दिस इज द वर्स्ट अमंग these 3. This is good, this is good, this is bad. हालांकि सेकंड सेकंड दो, एक तो कोई एक एटम तो सेकंड पीरियड का है ना। अगर कोई ये कह देना सर ये तो भाई अनफेयर है, अब तो सेकंड पीरियड का था, बैक बॉन्डिंग काउंट करो, मैं कहता हूं चलो मान लेते हैं, काउंट भी कर ली, मान लेते हैं कि 2 पल के लिए काउंट कर ली, भले उस बैक बॉन्डिंग की क्वालिटी इन 2 के कंपैरिजन में अच्छी नहीं है। मान लो किसी ने कहा बैक बॉन्डिंग मैं तो काउंट करूंगा क्योंकि ये तो सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का आ तो रहा है ना। मैंने कहा चलो यार काउंट कर लेते हैं। तो मुझे ये बताओ, यहाँ बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितनी बैक बॉन्डिंग की जरूरत है? एक इधर से जरूरत है, तो बेरिलियम पे 3 बॉन्ड बनके 6, तो फिर एक इधर से भी जरूरत है। पर मुझे एक चीज ये बताओ, जब बेरिलियम एक बार बैक बॉन्डिंग करेगा, एक बार पहली बार बैक बॉन्डिंग करेगा, तो इस कोऑर्डिनेट को जब कोवेलेंट बनाओगे तो बेरिलियम पे चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। और पहली बार नेगेटिव आने के बाद दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन जब आ रहा होगा, तो क्या बेरिलियम सेकेंड टाइम बैक बॉन्डिंग करने में इंटरेस्टेड होगा? नो। इसलिए मेरे लिए ये अगर बैक बॉन्डिंग काउंट कर भी लेते 2p पाई 3p पाई, मैं कहता मजेदार होती नहीं, क्योंकि पहली बैक बॉन्डिंग होने के बाद दूसरी बैक बॉन्डिंग में तो वो रिपल्शन ऑफर करेगा। दैट्स ट्रू। अब अगर बेरिलियम को मैं यहां बात करूं, अगर ये ऐसे कर रहे तो मुझे एक जवाब दो, इस टाइप का बॉन्ड बनाते वक्त वाई ये बैक बॉन्डिंग, इस 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब वाई 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज बेटर देन दिस बैक बॉन्डिंग? मैं कहूंगा एक तो इसलिए क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, और जब भी सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन इन पाई बॉन्ड के सामने होगा तब हम पाई बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन इन 2 के अलावा किसी बैक बॉन्डिंग से होता है तब हम सिग्मा बॉन्ड प्रेफर करेंगे। सो बैक बॉन्डिंग में यदि किसी एक एटम के ऊपर मोर देन 1 बैक बॉन्डिंग हो रही है तो ही हम वो रिपल्शन फैक्टर देखते हैं, एक बैक बॉन्डिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे ये कह दे कि भाई इस बेरिलियम के ऊपर तो अब ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो मैं कहूंगा सिग्मा बॉन्ड इज बेटर देन these
sigma bond is better than this back bonding. And moreover बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ. थर्ड, क्लोरीन को भी हाइब्रिडाइजेशन में जाने का मौका मिला. और क्योंकि ज्यादा सारे मॉलिक्यूल जुड़े तो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने और ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई. इसलिए ऐसा होने में मुझे चार फायदे दिखे. एक तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड. जब तक कि पाई बॉन्ड इन दो का ना हो तब तक मेरे लिए सिग्मा बॉन्ड इज बेटर. दूसरा, बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट. तीसरा, क्लोरीन की भी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है. और क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ गए, ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़े तो ज्यादा सारे बॉन्ड्स बन गए, एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई. एंड दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस एंड दैट्स व्हाई बेरिलियम क्लोराइड बिकम्स सॉलिड. क्योंकि सॉलिड्स की डेफिनेशन क्या होती है? मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम या मोर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. So it will simply say that in BeCl2 solid, 3-centered 4-electron bond formation brings more number of molecules closer to each other, forming polymer. And in this polymer formation, huge energy is lost because formation of large number of bonds. एक चीज तो हमेशा याद रख लेना, जब कभी 3-centered 4-electron बॉन्ड बनाते वक्त किसी मॉलिक्यूल को पॉलीमर बनने का मौका मिल रहा है, वो कभी उसे हाथ से जाने नहीं देगा. क्योंकि पॉलीमर बनने में यानी कि सॉलिडिफिकेशन होना और ज्यादा सारे बॉन्ड्स बनाना, ज्यादा एनर्जी लूज करने का मौका कोई नहीं खोना चाहता. इसलिए जब भी कभी सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और आप ये देख पाओ कि उसमें ब्रिज बॉन्ड बनाने से पॉलीमर बन रहा है, तो ये चांस तो कभी वो खोने ही नहीं दे सकता मॉलिक्यूल. अभी शिवम ने पूछा व्हाई बैक बॉन्डिंग इज नॉट गुड. बिकॉज द बैक बॉन्डिंग इज, इफ इट इज काउंटेबल, दिस इज बैक बॉन्डिंग इज गुड. इनके कंपैरिजन में ये बैक बॉन्डिंग कंपैरेटिवली वीक रहती है. और दूसरी चीज, वहां बैक बॉन्डिंग अगर करवाते भी तो एक बैक बॉन्डिंग करवाने के बाद दूसरी बैक बॉन्डिंग के टाइम पे क्लोरीन बेरिलियम पे रिपल्शन दिखाता, इसलिए बेरिलियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हो रहा था. तो अगर अब आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम, क्या ज्योमेट्री, क्या आंसर आएगा? व्हाट इज hybridization of chlorine, what is hybridization of beryllium? Each is sp3 hybridized. तो अब अगर मैंने आपसे ऐसा पूछ लिया, अगर मैंने आपके सामने ऐसी ड्राइंग दिखा दी कि इस ड्राइंग में हाउ मेनी एटम्स आर इन द सेम प्लेन, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कैन बी इन द सेम प्लेन. अब आप बोलोगे क्योंकि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो अब आप यहां बातें करोगे वर्टिकल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल 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 वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल. अब आप बोलोगे मैक्सिमम एटम सेम प्लेन में कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7. क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में 1 1 2 3 4
5 6 7। और अगर वर्टिकल प्लेन वाले काउंट करता 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, बेरिलियम तो हर प्लेन में काउंट होगा, सेंट्रल बेरिलियम तो हर प्लेन में काउंट होगा, राइट? तो ये बात हो गई हमारी 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स की खत्म। मूविंग अहेड विद अनदर टाइप ऑफ द ब्रिज बॉन्ड, जहां पे जाके हम अपने कोवलेंट बॉन्ड को बाय बाय कहने वाले। तो बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड, जितने एग्जांपल मैंने आपको आपके नोट्स में दिए ना, उनको अच्छे से पढ़ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो नाउ अनदर काइंड ऑफ ब्रिज बॉन्ड which is called 3 center 2 electron bond, and it's also called banana bond. अब अगर मैं बनाना बॉन्ड की बात करूं तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको ये दिखाने लगा हूं कब पता लगेगा बनाना बॉन्ड बनाना। बनाना बॉन्ड कब बनाना है, अब उसकी कंडीशन देखते हैं। सेंट्रल एटम हाइपोवेलेंट, सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम none of has lone pair, so no chance of back bonding, because no lone pair on the surrounding atom, so no chance of bridge bond 3 center 4 electron type formation. और जब जब मैंने बोला सेंट्रल एटम हाइपोवेलेंट, इसका मतलब ये है मॉलिक्यूल इज लुईस एसिड। थ्री सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और बनाना बॉन्ड को तभी याद आनी चाहिए जब आपको ये 3 कंडीशन दिख रही है। लेट मी गिव यू एग्जांपल। पहले नोट करो, let me give you example of BH3, BeH2, ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम, सबसे पहले एक चीज चेक करो, मुझे एक चीज चेक करके बताओ, क्या यहाँ पे बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या यहाँ बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या यहाँ बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या यहाँ एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो पहली कंडीशन हो गई फुलफिल। इसलिए ऑल ऑफ देम आर लुईस एसिड। अच्छा, क्या बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? क्या बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है?
ये देख लो बोरॉन सेकेंड पीरियड का है, तो आप कहोगे यस, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल गारंटेडली होगा। क्या बेरिलियम का के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? यस, क्योंकि बेरिलियम सेकेंड पीरियड का है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर कोई पूछे एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, आप बोलोगे एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है, तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें ऑक्टेट देखने की जरूरत नहीं, कम से कम डी ऑर्बिटल तो होगा। परंतु अगर मेरा सवाल आपसे ये हो, क्या एल्यूमिनियम के पास एमटीपी ऑर्बिटल है? एमटीपी ऑर्बिटल है, मैंने ऐसे पूछा, क्या एल्यूमिनियम के पास एमटीपी ऑर्बिटल है? तो मेरे पास यहाँ पे कुछ बच्चों का आंसर आया नो, कुछ बच्चों का आंसर आया यस। तो यहाँ पे जाके आप पकड़े गए कि आपने सिर्फ ट्रिक देख ली, लॉजिक नहीं समझा। आंसर इज 100% यस, इट हैज एमटीपी ऑर्बिटल। व्हाई? क्योंकि एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 है और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इन दोनों कंडीशन में उसके पास एमटीपी ऑर्बिटल भी होगा। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि एक p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल ने मिलके बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया, बचे हुए 2 p ऑर्बिटल खाली है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया, पर तीसरा p ऑर्बिटल खाली है। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती, तो इसका मतलब तीसरा p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, तीनों p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया, बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया। इसका मतलब कोई और p बचा ही नहीं एम्प्टी होने के लिए, अब सिर्फ d ऑर्बिटल है एम्प्टी। तो जब किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 हो और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, तो उस एटम पे एमटीपी ऑर्बिटल होगा, जो कंडीशन यहां एल्यूमिनियम के पास फुलफिल हो रही है। लेकिन लुईस एसिड होने के लिए एक ही कंडीशन काफी है, लुईस एसिड होने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल का होना, जो इसने सेटिस्फाई की क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, जो इसने सेटिस्फाई की इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। कोइंसिडेंटली इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इससे भी एमटीपी ऑर्बिटल है, पर अगर ऑक्टेट कंप्लीट भी होता तो आप जानते हो हम बोलते एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो रहता। आई होप ये चीज आपको सबको क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि ये सब लुईस एसिड क्यों है। इज दैट क्लियर टू ऑल कि व्हाई दे ऑल आर लुईस एसिड? क्योंकि ये जानकारी आपको ऑर्गेनिक में बहुत बार यूज होगी और आपको वहां तंगी ना हो, मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूं। अब बात उठेगी जब ये सबके सब हाइपोवेलेंट है, सबके ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल है, सबके पास सब लुईस एसिड है, तो पहले अब ये देखो क्या सराउंडिंग एटम या सेंट्रल एटम किसी के पास लोन पेयर तो नहीं है? यहां चेक करो, क्या हाइड्रोजन के पास लोन पेयर या बोरॉन के पास लोन पेयर? हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। क्या कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है? कार्बन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और ये चौथा बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। कहीं भी कहीं लोन पेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं लोन पेयर हुआ तो बैक बॉन्डिंग हो सकती है, तो हम नहीं चाहते कि बैक बॉन्डिंग हो। जहां कहीं भी बैक बॉन्डिंग का पत्ता कट गया, और अगर लोन पेयर सराउंडिंग एटम पे हो, तो फिर वो अभी जो आपने ब्रिज बॉन्ड पढ़े थे, ब्रिज बॉन्ड की तरह कुछ ऐसा भी कर सकता था, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वो लकीली वो ऑप्शन भी खत्म हो गई। अब एक महाशय पूछ रहे हैं क्या एल्यूमिनियम पे लोन पेयर होता है? तो ढक्कन कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीनों ने बॉन्ड बनाए, लोन पेयर तो दूर दूर तक नहीं होगा। तो ये चीज हमेशा मान के चलो
कि सराउंडिंग एटम पे अगर लोन पेयर नहीं है या सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। और क्योंकि सराउंडिंग एटम पे भी लोन पेयर नहीं है, तो 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन भी ब्रिज बॉन्ड नहीं हो सकता। तो जब ये कंडीशंस आपके पास फुलफिल हो गई, तो समझ लेना अब हम बैक बॉन्ड, अब हम बनाना बॉन्ड बनाएंगे। बनाना बॉन्ड में क्या होता है वो देखो। बोरॉन बेचारा 6 इलेक्ट्रॉन का मारा है, उस पे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसने अपने दूसरे मॉलिक्यूल को बुलाया। तो एक चोर दूसरे चोर को बोल रहा है तू भी कंगाल मैं भी कंगाल, ना तेरा पड़ोसी किसी काम का ना मेरा पड़ोसी किसी काम का। मेरा पड़ोसी तेरे साथ ब्रिज बॉन्ड नहीं बना सकता, तेरा पड़ोसी मेरे साथ ब्रिज बॉन्ड नहीं बना सकता, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो बेसिकली हम तो निकम्मे हैं, पर हमारे सराउंडिंग वाले भी निकम्मे हैं। तो ऐसे केस में वो जुगाड़ लड़ाते हैं। क्या जुगाड़ लड़ाते हैं? वो ये कहते हैं अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन को मेरे साथ शेयर करा दो, अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर करा दो। यहां के 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी शेयर हो रहे हैं और यहां के 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी शेयर हो रहे हैं। तो अगर कोई आपसे ये पूछे हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले भी गए तो ये कंगाल हो जाएगा, और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो ये कंगाल हो जाएगा। पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यहां बॉन्ड बनता है। और भी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कभी भी एक बोरॉन पे टिकते ही नहीं, ये कार के वाइपर की तरह घूमते हैं ऐसे, दे कीप ऑन स्विंगिंग। और जब भी कभी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, ये घूमेंगे ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड डीलोकेलाइजेशन और रेजोनेंस। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस बोरॉन पे नहीं टिकेंगे, ये इस बोरॉन पे भी नहीं टिकेंगे, दे कीप ऑन स्विंगिंग। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 3 एटम के बीच में घूमेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का 3 एटम के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है, ये पूरा बॉन्ड, दिस ब्रिज बॉन्ड, इस ब्रिज बॉन्ड में कितने एटम इन्वॉल्व हुए? 1 2 3 एटम। पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस बॉन्ड में? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं और 3 एटम्स के बीच में वो बॉन्ड बन रहा है। वी कॉल इट एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और पहली बार जब कोई बच्चा पढ़ता है, कहता है सर ये भी पॉसिबल है, ऐसा कैसे? हम तो हमेशा ये मानते थे एक बंदा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, दूसरा बंदा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, दोनों की नीड पूरी हो, ये वाले बॉन्ड फिर भी समझ आते थे। आपने अत्याचार कब भी कर दिया जब एक ने कंट्रीब्यूट किया, दूसरे ने मजा लिया। कंट्रीब्यूशन 2 की हो रही थी, पर मजे 2 ले रहे थे, जबकि इसने कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं किया, फिर भी मजा दोनों का। पर अब तो आप कह रहे हो इसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इनका इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में शेयर करा दो। बोलो कुछ भी। और सच बात तो ये है कि जब केमिस्ट्री वर्ल्ड में ऐसा बॉन्ड देखे गए, तो वहां से सोचो कितने लोगों के विश्वास हिल गए होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। वो तो ये मानते थे बॉन्ड या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है। और जब किसी साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि ऐसा बॉन्ड भी होता है, और उसकी ये प्रिडिक्शन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर रही हो, उसने कितनी बड़ी चीज लोगों के दिमाग से निकाली कि ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपने अपने आप को रिजिड बना के रखा है कि 2 एटम के बीच में जब तक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोई होगा तभी बॉन्ड बनेगा। इसलिए गलती, अगर कोई इस वक्त आप सुन के ऐसे सोच रहे हो ना यार ये कैसे हो गया, गलती आपकी है, क्योंकि आपने ये अपने दिमाग में इमेज बिठाई हुई है कि 2 एटम में किसी के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही बॉन्ड बन सकता है। ना जी ना। इसलिए इस ऐसे टाइप के बॉन्ड्स जहां पर किसी का कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी और का इलेक्ट्रॉन किसी के खाते में डाला जा रहा है,
एंड यू नो इस टाइप का बॉन्ड वाज फाउंड टू बी रियली स्टेबल, रियली स्टेबल। तो जब ऐसे टाइप की केमिस्ट्री को कोई सोचे कैसे एक्सप्लेन करे, कितना जीनियस बंदा होगा जो इस चीज को एक्सप्लेन करेगा, और वो भी बताए चीटिंग नहीं है ये। क्यों नहीं है चीटिंग? क्योंकि अभी आपने इसका रीजन थोड़ा ना सुना। तो बेसिकली तो यहां पे मैंने आपके दिमाग से ये निकालना था कि जरूरी नहीं है कि हर बार बॉन्ड बनाते वक्त दोनों एटम के पास इलेक्ट्रॉन, ऐसे बॉन्ड भी बनते हैं जब दो एटम्स में किसी के पास इलेक्ट्रॉन ना हो। तो अब हम ये जानते हैं कि ये बॉन्ड आखिर बनता क्यों है और ऐसे बॉन्ड के बनने के पीछे फायदा क्या है। पर वो आपको तब समझ आएगा जब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे। तो हेडिंग बनाओ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और ब्रैकेट में लिख दो ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम। And this compound B2H6, which is dimer of BH3, is called diborane. अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, तो आप क्या जवाब दोगे? यहाँ बोरॉन के राउंड कितना स्टेरिक नंबर दिख रहा है आपको? बोरॉन के राउंड स्टेरिक नंबर 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए अगर आपको कभी भी किसी ने पूछा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन, तो डाइबोरेन का नाम आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का कभी फॉर्मूला भूले हो, कभी वाटर का फॉर्मूला भूले हो, डाइबोरेन का फॉर्मूला भी नहीं भूलना। इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें बनाना बॉन्ड है। अब देखो वो कैसे बनता है। बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। नेचुरल सी बात है, क्योंकि बोरॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन को प्रमोट तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी करो। इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किए बगैर तो हम बॉन्ड नहीं बना सकते ज्यादा से ज्यादा। तो अब अगर कोई हमसे पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 है, इसका मतलब 1 s और 3 p ने मिलके हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया। 1 और ये 3 ऑर्बिटल ने मिलके हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया। 4 ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। और अब आप मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन का रूल क्या होता था? जितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड? अगर 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 1 2 3। इनका नाम क्या रखा जाए? इनका नामकरण बताओ क्या करना है? सबका नाम क्या रखे? विच हाइब्रिड ऑर्बिटल, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp3। क्योंकि 1 s और 3 p ऑर्बिटल ने मिलकर ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। और यहां पर आपके सामने एक बहुत बड़ा और अच्छा पॉइंट सामने निकल के आया। empty orbital can also participate in hybridization। हाइब्रिडाइजेशन में जरूरी नहीं है कि वही ऑर्बिटल हिस्सा लेगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। 0 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकता है। इसलिए जेई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एम्प्टी ऑर्बिटल हिस्सा ले, मतलब फुली फिल्ड ऑर्बिटल या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हिस्सा ले सकते हैं? नो, एम्प्टी ऑर्बिटल कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको याद हो, जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन को पहली बार पढ़ाया था आपको, तो मैंने आपके नोट्स में कुछ 7-8 पॉइंट लिखवाए थे। अपने नोट्स को खोल के देखना उस हाइब्रिडाइजेशन वाले पेज को। मैंने एक लाइन लिखवाई थी इसी शब्दों में जो बोलने वाला हूं।
hybridization is the property of the orbital, it is not the property of electron. So fully filled, half filled, empty orbital can participate in the hybridization. Because hybridization is the property of the orbital, it is not the property of electron. इसलिए ये मैटर नहीं करता कि उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। पर मैंने तब वो पॉइंट आपको अच्छे से समझाया नहीं था। उसका आंसर अब मैं आज यहां एग्जांपल से दे रहा हूं कि खाली ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकता है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकता है। और जब हम इसके अराउंड 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, दे विल अरेंज लाइक इन ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बिल्कुल वैसे देखनी है जैसे हम VSEPR थ्योरी में करते हैं। बट नाउ व्हाट विल हैपन इज, which sounds very interesting and which appears amazing, बोरॉन के अराउंड 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दे आर अरेंज इन ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 1 2 3 4 sp3 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 sp3, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, सब में 3 इलेक्ट्रॉन है, चौथा खाली है, एक खाली है। और एक सेकंड बोरॉन के पास भी सेम सिचुएशन है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4 sp3 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 sp3, इसमें भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनमें 3 ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली है। 1 2 3। तो मैंने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हर बोरॉन पे रखे। 4 इसलिए रखे क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 बॉन्ड है। अब यहां पर क्या हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, तो हाइड्रोजन के पास तो होता ही 1s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल आके जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन की तरफ से, दैट विल ओवरलैप एंड फॉर्म सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड आपको डाइजेस्ट हो जाता है आसानी से, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब मैं नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए देखो क्या वर्ड यूज करूंगा। इस कोवेलेंट बॉन्ड में कितने एटम इन्वॉल्व हैं? 2, क्योंकि ये बॉन्ड 2 एटम के बीच का है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड को मैं, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड को 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कह दूंगा, तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेंटर वर्ड का मतलब वो बॉन्ड कितने एटम्स के बीच बना। तो 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। जब आप कभी कहते हो ना इसके लोन पेयर ने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड या नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सेम चीज यहां भी हुई, यहां भी BH बॉन्ड में हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, लेकिन अब ये जो हाइड्रोजन आ रहा है बीच में, इन दोनों बोरॉन के बीच में, ये अपना s ऑर्बिटल लेके आ रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना आपको, ये 2, ये 3 ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो रही है। यानी कि इस बॉन्ड को बनाते वक्त एक एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 बोरॉन, एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ, हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अनदर बोरॉन। तो इस बॉन्ड में कितने ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई? आप ये बताइए, इस बॉन्ड में कितने ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? 3। और 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए हैं? 2। इसलिए इस बॉन्ड का नाम, इस ब्रिज बॉन्ड का नाम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। Why 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? क्योंकि 3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बॉन्ड बन रहा है। एंड सेम हैपेंस ओवर हियर। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल,
एंड नाउ दिस ऑर्बिटल, अगर मैं इसको टोटल ऐड कर दूं, ये टोटल ऑर्बिटल की शेप इट इज लाइक दिस, ये जो बाउंड्री है मैंने, एंड दिस ऑर्बिटल इज लुकिंग लाइक बनाना, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज banana bond. That is why we call it as banana bond. Divyansh, I'm not going to unmute you. I'm not going to unmute any single person. So basically अगर कोई कहे कि ये जो बॉन्ड बना, इसमें हमने इसको बनाना बॉन्ड का नाम क्यों दिया? बिकॉज इसमें 3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो अगर कोई हमसे ये पूछे कि ये बनाना बॉन्ड, ये ब्रिज बॉन्ड कैसे बना, ईच ब्रिज बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp3 half-filled orbital of boron with 1s half-filled orbital and another sp3 which is empty orbital. इन 3 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बना। तो अगर कोई पूछे दिस बनाना बॉन्ड is how different from back bond और pi bond, सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है। तो s ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई या सिग्मा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और s ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म विच बॉन्ड, सिग्मा और पाई। तो ऑब्वियसली यहाँ पाई बॉन्ड का तो बात ही नहीं आएगा। इट्स नॉट बैक बॉन्ड, इट्स नॉट पाई बॉन्ड, इट्स अ सिग्मा बॉन्ड। अगर कोई हमसे ये पूछे इस बॉन्ड को बनाने में फायदा बोरॉन का हो रहा है या हाइड्रोजन का हो रहा है या दोनों का हो रहा है, तो आंसर इज दोनों का हो रहा है। क्या दोनों का हो रहा है? ध्यान से समझिएगा। एक तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये घूमेंगे ऐसे, तो वो दोनों बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी करने में मदद करेंगे। तो बोरॉन का तो ऑक्टेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज, एक बात मुझे ये बताओ, मैंने हमेशा आपको ये बोला कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तब होगा जब उस बॉन्ड को बनाने में जिस ऑर्बिटल ने योगदान दिया उस ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर छोटा हो या बड़ा हो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनता है? जब कभी उस बॉन्ड को बनाने में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो उसका साइज छोटा हो, यानी कि उसका क्वांटम नंबर छोटा हो। सबसे छोटा क्वांटम नंबर किसका है? कौन सा क्वांटम नंबर सबसे छोटा है? 1 2 3 4 5 6 1। एंड हु कैन फॉर्म सच बॉन्ड? ओनली हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन। क्योंकि इस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से इस बॉन्ड में s कैरेक्टर इंप्रूव हो रहा है। अब इस s कैरेक्टर के बढ़ने से फायदा क्या हो रहा है? ध्यान से समझिएगा, बहुत मजे वाली चीज आएगी। मुझे एक बात बताओ, आप बड़े कह रहे थे ना हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा, फील नहीं आ रही, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों बना? मैं ये कहता हूं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इवन बेटर देन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर कोई मुझे ये कह दे ना यहां पर इसने एक की शेयरिंग की, और मुझे कोई ये कह दे 2 एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दो, 2 एटम्स के बीच में, मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूं 3 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दो, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे। क्यों? अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां के 2 इलेक्ट्रॉन को कितने न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे? यहां के 2 इलेक्ट्रॉन को कितने न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे? 2, एक ए का एक बी का। तो एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में कितने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आएगी? एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में कितने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आएगी? 1। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को 2 न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे तो एक के हिस्से में 1। यहां बताइए 2 इलेक्ट्रॉनों और 3 एटम्स के बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में कितने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी? 1.5। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगी, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ गई या घट गई? पहले नॉर्मल बॉन्डिंग में
दो इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन लेता है, तो फिर यहां तीन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तीन एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया। इसलिए ये बॉन्ड तो सौभाग्यशालियों को मिलेगा, इसलिए ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है। और वो भी अच्छी क्वालिटी का बॉन्ड इसलिए गिना जा रहा है क्योंकि इसमें सबसे छोटा क्वांटम नंबर 1s ऑर्बिटल फुल फ्लेज 100% s करेक्टर वाला ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए अगर कोई कहे ना कि ये वाला बॉन्ड जबरदस्ती का था, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत बहुत शानदार निकल के आती है कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन तीन एटम्स के न्यूक्लियस से अट्रैक्शन लेगा, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को बोरॉन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, बोरॉन का न्यूक्लियस, तीन तीन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन मिलेगी। एंड पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस 1.5 की अट्रैक्शन मिल रही है। नॉर्मल बॉन्ड्स में तो दो इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन मिलती थी, दो इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन, तो पर इलेक्ट्रॉन 1.5 पर इलेक्ट्रॉन 1 न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था। यहां पर इलेक्ट्रॉन 1.5 न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है। So this bond is nowhere going to be like a weak bond. It's fairly good quality of the bond. So I will simply say that this banana bond is 3-centered 2-electron bond. It is called sigma delocalization or sigma resonance. सिग्मा डिलोकलाइजेशन का मतलब कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे कीप ऑन मूविंग ऑन ईच बोरॉन, दे विल नॉट बी स्टेशनरी, दे विल बी delocalized on all these 3 atoms. So 3 electrons will be delocalized over 2 electrons will be delocalized over 3 atoms. So 2 electrons get feel of attraction from the nucleus of 3 atoms. और सबसे छोटे साइज का ऑर्बिटल हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, तो ये बॉन्ड वीक कैसे हो सकता है? ये बॉन्ड तो अच्छा बॉन्ड है। एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ बनाना बॉन्ड, जो सिर्फ तब बनेगा जब हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम होगा, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन हो। सो आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बेसिकली द केमिस्ट्री वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे जाके क्लास को वाइंड अप करेंगे एंड वी विल डील विद द सेम इन द नेक्स्ट क्लास विद 2 more एग्जांपल, बेरिलियम हाइड्राइड का और ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम का। विद this topic will get finishing in the next class. Thank you so much and going to say goodbye for today. Okay बच्चों, going to end up the meeting.